चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबों को करियर फाउंडेशन में। मेरे ओर से सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार सारे लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक बटन को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आ सके। शायद बहुत दिन बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अब तक, जिसमें से मुझे दिख रहा है कुमार अभिषेक जी, अनुज जी, अंजू रानी जी, बीना हंसदा जी, दीपांकर जी, स्वीटी कुमारी जी, रीचा जी, प्रेम जी, क्रांति जी, रंजीत कुमार जी, कमला कुमारी जी, रीचा भारती जी, ममता कुमारी जी, सभी को स्वागत करते हैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से। सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए। हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे भारतीय इतिहास का समग्र जानकारी। कहने का मतलब ये है समग्र जानकारी। यहां पर हम जानबूझकर के इस वर्ड को यूज किए हैं ताकि आप ये बात समझ ले कि ना सिर्फ एंशिएंट की बात करेंगे, ना ही मेडिवल की बात करेंगे, ना ही मॉडर्न की, बल्कि संपूर्ण इतिहास की बात करेंगे। और आप जितने भी अब तक पढ़े हैं, ऐसा मान करके चलिएगा कि हम बिल्कुल टेस्ट सीरीज में बैठे हैं या कहीं पेड कोर्स में पैसा दे करके टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किए हैं। और आज के सेशन में हमारा कितना सही होता है उस चीज को अपने आप को जांचिएगा, है ना। टोटल 30 क्वेश्चन है और ये संपूर्ण भारतीय इतिहास से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल का जवाब जब आप बेहतरीन तरीके से देते हैं तो संभवतः ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सभी लोग फटाफट आप सभी एक बार शेयर कीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना बताता हूं कि जो भी लोग अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, एक उचित संस्थान, उचित शिक्षक, अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत लग रही है आपके जीवन में, या लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं अकेलापन हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के, हमारे मंजिल तक पहुंचने में किसी सहायता की जरूरत है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने का सबसे उचित मार्ग, उत्तम प्रबंध है कि प्ले स्टोर में जाकर के आप करियर फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही उसको साइन इन करेंगे, वहां विभिन्न प्रकार के कोर्स दिखाई देने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस मंजिल के पास जाना चाहते हैं, लगभग वहां पर मंजिलें दिखाई देगी और उस मंजिल तक जाने के लिए उसमें मार्ग दिया हुआ है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। शायद हमारी बातों को आप नहीं समझ पाए। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे जेपीएस से प्री मेन से जुड़ सकते हैं, बीपीएस से प्री से जुड़ सकते हैं, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी इंटर लेवल का जो एग्जाम होता है उससे भी जुड़ सकते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उसकी तैयारी कर रहे होंगे, है ना। जेटेट, टीजीटी, पीजीटी की बाद में बात करेंगे। इसमें हम लोग देख पाते हैं कि झारखंड में स्पेशल क्षेत्रीय लैंग्वेज की भी जरूरत होती है। उसमें से हमारे चैनल के माध्यम से 2 लैंग्वेज चलाए जा रहे हैं, एक खोरठा है और दूसरा नागपुरी है। तो खोरठा और नागपुरी के कोर्स भी आप हमारे चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, हमारे टीम में जुड़ सकते हैं, हमारे टीम के सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, है ना। और अगर किसी प्रकार से परेशानी हो या बात ना समझ में आया हो इतने जल्दी में, तो हमारे ऑफिशियल नंबर है, बहुत ही साधारण नंबर है 7070802888। आप इस पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी असुविधा को दूर कर लीजिए। चलिए, मैं मान करके चलता हूं। उम्मीद करता हूं कि जितना देर मैं आपको ये सूचना दे रहा था उतना देर में आप सभी अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कर लिए होंगे, है ना। हाँ, बहुत कुछ हंसी जॉली मुंड में है और अच्छा है, होना भी चाहिए। बहुत अच्छा। लगभग हमारे पुराने व्यूअर्स आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई पुराने लोगों के लिए ही सिर्फ ये क्लास है। सभी लोग अपने पेन कॉपी के साथ बैठे और मस्ती से क्वेश्चन का हल करें। कुमार अभिषेक जी कह रहे हैं कि आपके क्लास का बहुत इंतजार रहता है। चलिए, कोई बात नहीं। और आप मन लगा करके पढ़िए, आप सभी मन लगा करके पढ़िए, है ना। अभिवीरा जी भी आ चुके हैं, सुप्रिया जी भी आ चुके हैं, राखी जी भी आ चुके हैं।
तो एक बार सारे लोग बताइए, स्टार्ट कर दिया जाए, शुरुआत कर दी जाए, घूंघट उठा दिया जाए। आज के सेशन का लगन खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ सेशन में डेली घूंघट उठता है ना। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं किसका किस्मत अच्छा रहता है, कौन पहले बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं और कौन आउट हो जाते हैं। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है ना। बहुत आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इतिहास यही कहता है कि आप रट करके जीवन व्यतीत मत कीजिए, कभी इतिहास आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ना ही रहेगा, है ना। इतिहास को समझना होता है, धीरे धीरे पढ़ना होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे साथ डेली जुड़ते जाइए, आपको अलग से कहीं नहीं पढ़ना होगा। श्रवण बेलगोला कहां पर है भाई? कर्नाटक में है, सभी लोग जानते हैं। जो लोग ना जानते हैं वो हाथ उठा देंगे कि हम नहीं जानते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? देखिए श्रवण बेलगोला बड़ा प्रसिद्ध है जैन धर्म के लिए, जैन मुनियों के लिए। जिस प्रकार से झारखंड के संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से जैन मुनि जैन धर्मों के लिए श्रवण बेलगोला भी बहुत प्रसिद्ध है। आप सभी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जरूर सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वही है जो कि लग रहा है इस पेन में स्याही खत्म हो गया भाई। एक बार फिर से देखते हैं क्या इसकी समस्या है। कोई उपाय नहीं, है ना। तब तक मैं आप सबों का आंसर देखते रहूंगा। चलिए बहुत अच्छा। पेन में स्याही खत्म हो गया ना, इंक खत्म हो गया, लिंक आज नहीं खत्म हो रहा है। आज सभी शेयर कीजिए फटाफट। देखिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो ये लोग मन में धारणा बैठा रखे हैं कि मुझे इतिहास नहीं पढ़ना, मुझे पॉलिटिकल नहीं पढ़ना, मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, एक आध सब्जेक्ट में प्रांगत हासिल करके हम किसी एग्जाम को पास कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको हर एक चीज में यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं खोजता है, यहाँ जनरलाइजेशन खोजता है। अरे ससुरा ये क्या हो गया। अच्छा एक सेकेंड, आप सभी लाइन में बने रहेंगे। एक बार मैं पूरे पैनल को ही ऑफ करके ऑन करता हूं, है ना। शायद इसी में कमी हुआ होगा। चलिए कलुआ जी पहुंच चुके हैं 2.0। हाँ राकेश शाह जी भी पहुंच चुके हैं, लक्ष्मी जी भी पहुंच चुके हैं। आप सबों को गुड इवनिंग। नया पेन ले लीजिए, बिल्कुल ले लेते हैं, है ना। तब तक अपने प्यारे प्यारे हाथों की उंगली से लाइक करते रहिए। जितने भी लोग आ चुके हैं सारे लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कीजिए भाई। वो मुझे बात आज भी याद है कि जब हमारे पेन में इंक खत्म होती थी व्हाइट बोर्ड में लिखते समय, तो हम लोग सामने में उसको भर देते थे नीब को, है ना। और भरने के बाद फिर काम करना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें कोई गुंजाइश नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए ये रहा आज का पहला सवाल और आप सबों ने जवाब भी देना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा, लगभग लोग बोल्ड हो चुके हैं। किन्हीं का अच्छा जवाब नहीं रहा है और ना मुझे देखने को भी मिला है। हाँ तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, इसी टॉपिक पे। क्या है? श्रवण बेलगोला, है ना। श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक में। याद हो गया सभी को? ठीक है, कर्नाटक में। यहां की कहानी किससे जुड़ी है? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे?
चंद्रगुप्त मौर्य से। ध्यान से समझिए, एकदम मैं दावे के साथ कहता हूं हर एक चीज आपके भेजे में डाल दूंगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। श्रवण बेलगोला गौतमेश्वर की मंदिर बहुत ही विशाल काय वाला मूर्ति है, जिसे बाहुबली कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहुबली कहते हैं। किस धर्म से है? जैन धर्म से। जैन धर्म से। ठीक है, याद हो गया? नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा। ये ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पुत्र। तो ऋषभ देव के पुत्र का नाम था बाहुबली, और इस बाहुबली के विशाल काय मूर्ति जो है गौतमेश्वर का, जिसको कहते हैं, श्रवण बेलगोला में स्थापित किसने करवाया? तो ये चामुंड राय ने करवाया था। गूगल बाबा का सहारा कोई नहीं लिए है ना, चामुंड राय ने करवाया था। चामुंड राय कौन था? तो ये रखिए, ध्यान रखिएगा, ये जो है रचमल है ना, रचमल के मंत्री था। अब आपके दिमाग में कभी आएगा ही नहीं कि ये रचमल कौन थे। रचमल गंग वंश का शासक था, गंग वंश का शासक था, और इसका कार्यकाल 983 ईस्वी के आसपास का है। तो ये जो मूर्ति का निर्माण करवाया गया, गौतमेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति, जिसे ऋषभ देव के पुत्र से संबंध जोड़ा जाता है, ये चामुंड राय ने करवाया था। चामुंड राय कौन था? रचमल के मंत्री थे, गंग वंश के मंत्री था, और इसकी स्थापना 983 ईस्वी में कराया गया था। बताइए किनका किनका छक्का लगा था? पहले बॉल पे कौन कौन आउट हो गए थे? हाथ उठा करके बताइएगा। अच्छा, आंसर भी डिलीट कर दिया आप सभी। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्यागा था। क्या किया था? प्राण त्याग दिया था, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये भी जैन धर्म के समर्थक था। अंतिम अपने जीवन में जैन धर्म को अपना लिया था। कई बार ये सवाल भी आया है कि किस मौर्य शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो वो हो जाएंगे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। आप सबों से एकदम छोटा सा सवाल है कि बिंदुसार किस धर्म को मानता था? चलिए, बिंदुसार, है ना। ये रहा आपके दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास समय भी बहुत कम होती है, क्योंकि 8 बजे से खोरठा का क्लास शुरू हो जाता है, तो समय के साथ हम लोगों को चलना है ना। बिल्कुल, सब आउट हो गए, एक को छोड़ करके। अच्छा, वो कौन है कलुआ जी? एक को छोड़ करके सब आउट हो गए थे। चलिए, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये है हमारे ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ। और इसी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछ दे, वास्तविक, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ कैवा हुए हैं? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी 24वें हुए हैं। और अंतिम कहने का मतलब है, अब इसके बाद कोई भी तीर्थंकर जैन धर्म में नहीं हुए। और ऋषभ देव कौन हुए? तो प्रथम हुए थे, है ना। कौन थे ये? प्रथम। ठीक है, दिमाग में रहेगा सारा का सारा बात। बाकी बात कभी आप लोगों का हम स्पेशल महावीर स्वामी का क्लास एकदम बिल्कुल फ्री लेक्चर तरीके से लेंगे, एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल लेक्चर होगा। जिस प्रकार से आप सबों के बीच में हमने बौद्ध धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म जब 2-3 दिन आप पढ़ रहे होंगे तो लगता होगा बिल्कुल हम बौद्ध धर्म में खो गए हैं, उसी तरह से जैन धर्म के बारे में बताएंगे, है ना। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और बहुत आराम से जवाब दीजिए। अगर सवाल नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूं इसका साइज, ताकि आपको दिखे, है ना। अच्छा, सीजीएल में 4 का नाम पूछा था, है ना, तो कोई बात नहीं है। और
सेशन पसंद आ रहा है? यस या नो एक बार बोले। और पसंद आ रहा है तो आप सभी अपने हाथों से सब आपका हाथ आपका प्यारा नहीं लगता है, अगर लगता तो जरूर दबाते। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? अब हमारे साथ जो जुड़े हैं बौद्ध धर्म पढ़े थे उनको तो पता होगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध। अब इस त्रिपिटक का नाम फटाफट आप सभी लिखिए कि कौन कौन सा है। त्रिपिटक क्या है? तो यह एक साहित्य है ना, साहित्य ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे त्रिपिटक बौद्ध धर्म में क्या है? स्तूप है, बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध साहित्य है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपको सवाल पूछ सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं के जगह पर दे देगा कि त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा है या दर्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा त्रिपिटक साहित्य है, 3 पुस्तक है ना। क्या है? 3 पुस्तक है, और इन तीनों पुस्तक का नाम, पहला सूत पिटक, सूत पिटक, उसके बाद विनय पिटक, क्या है? विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक। ठीक है, यही 3 पिटक है बौद्ध धर्म में। और ये सूत पिटक, विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में रचना हुआ। किसमें? प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक तीसरा बौद्ध संगीति में। क्लियर? दूसरी बौद्ध संगीति में किसी प्रकार के साहित्य की रचना नहीं हुई थी। तो सूत पिटक, विनय पिटक में क्या है? बेसिकली बौद्ध दर्शन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है ना। और फिर उसी का प्रचार प्रसार करके अभिधम पिटक में उल्लेख किया गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत आसान है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? आप सबों से हमने एक जवाब मांगा था, शायद आप सभी ने जवाब नहीं दिया, या दिया पर मैं देख नहीं पाया, है ना। हमने पूछा था कि बिंदुसार, बिंबिसारणी, बिंदुसार किस धर्म को मानता था, किस धर्म का फॉलोअर्स था? तो बिंदुसार के बारे में एक बार फिर से आप सभी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए, और नहीं आंसर मिलने पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बुद्ध का महापरिनिर्वाण है ना, मतलब इनकी मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनारा में। कहां पर हुई? कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में, बीसी ईसा पूर्व में, है ना। आप सभी को पता है कुशीनारा ये मल्ल का क्षेत्र था। किस गणराज्य का? मल्ल गणराज्य का। और चुंदा नामक लुहार के यहां शुक्रा माधव पान किए थे और अतिसार हो गए थे, कुछ कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया था। फिर भी बुजुर्ग थे, वृद्धावस्था में थे, कुछ उस तरह का भोजन ग्रहण किए जिसके चलते उन्हें खाना ना पचा और उस डिहाइड्रेशन की कहानी शुरुआत हो गई। और फाइनली अब इन्हें लगा कि मुझे इस पृथ्वी लोक छोड़ करके जाना होगा, तो सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिए, और सुभद्र को अंतिम उपदेश देने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब मृत्यु होने के बाद आप सबको पता है कि प्रथम बौद्ध संगीति की रचना हुई, बैठक हुई, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन हुई। तो कुशीनारा में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। सवाल है किस वेद सभा में, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कही गई है ना, 2 पुत्री। अब वेद हम लोग पढ़े, टोटल 4 वेद है, लेकिन हमने कभी कभी पंचम वेद भी पढ़ लिया है। खैर आप सभी नहीं पढ़े हैं पंचम वेद, और अगर पढ़े तो मुझे बता दें कि पंचम वेद किसे कहते हैं। चलिए लक्ष्मी जी लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि बिंबिसार जो है, सॉरी बिंदुसार जो है वो शैव धर्म को मानते थे। बाकी और सभी लोगों ने प्रयास नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, हम बता देते हैं लक्ष्मी जी, आपके माध्यम से अन्य लोग भी जान जाएंगे, है ना। जब भी बिंदुसार की बात आए, बिंदुसार की बात आए तो ये आजीवक संप्रदाय, आजीवक है ना, कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आजीवक संप्रदाय का समर्थक थे ये, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन का, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का, ये तीनों का याद रख लीजिएगा। क्लियर? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति को 2 पुत्री कहा गया है? तो ये हमारे हो जाएंगे अथर्व वेद। कौन सा वेद हो जाएंगे?
अथर्ववेद। आप सबों को पता है कि वेदों का संकलन जब हुआ तो भाई भगवान देवी देवताओं के पोस्ट में भी परिवर्तन हो गए। जो पहले बड़ा मुख्य और महत्व था, उत्तर वैदिक काल में उनकी महत्व और जो मुख्य थे वो घट गया, है ना। और भाई कोई दूसरे दूसरे देवी देवताओं के प्रमोशन होना शुरू हो। खैर कोई बात नहीं। तरई नाम है। अब तरई शब्द एक आया है, इसमें आपसे पूछा गया है भागवत गीता को पंचम वेद कहते हैं। चलिए और कोई, आप सभी थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, आप सभी मिलकर के, है ना। कोई एक व्यक्ति प्रयास करे और अगर सफल ना हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमने पूछा पंचम वेद किसे कहा गया है, पंचम, है ना। तो पंचम वेद की जब हम बात करते हैं तो अब बताइए, इतना इजी सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा है, खास करके इंटर लेवल वाला एग्जाम में पूछा है, मैट्रिक लेवल वाला एग्जाम में पूछा है। जैसे आप लोग उत्पाद सिपाही, उत्पाद है ना, उत्पाद सिपाही और एलडीसी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है सीजीएल में भी पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब देखिए, हमें तरई के बारे में पूछा गया है, तो तरई हमारा 3 वेदों को कहा गया है और आप सभी का जवाब गजब का आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं तरई में कौन कौन तरई में कौन कौन से वेदों को शामिल किया जाता है, एक बार मुझे बता दे ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप सभी जानते हैं, है ना। और ध्यान रखिए, पंचम वेद किसे कहा गया है, पुराणों को। अगर हम लोग सारे पुराणों को क्या करेंगे, एकत्रित कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पंचम वेद कहलाएगा। तो टोटल पुराणों की संख्या कितनी है, अब ये मुझे बता दीजिए। चलिए, बाकी पंचम वेद समझ में आ गया, सारे वेदों को संकलन करके क्या कहा गया भाई, पंचम वेद कहा गया। पंचम वेद हो गया, वेद मोटी ग्रंथ है, तो पुराणों को मिला दे तो वो भी इतनी मोटी हो जाती है, वो भी पंचम ग्रंथ की तरह, मतलब वेद की तरह आ जाता है, तो उसको पंचम वेद कहा गया। तरई, तरई में कौन कौन से वेद शामिल है, एक बार मुझे लिखे और बताएं। चलिए मैं आप सबों का जवाब देखना चाहता हूं। तरई में अथर्ववेद नहीं है। वेरी गुड अभिषेक कुमार जी, बहुत अच्छा। तरई में अथर्ववेद नहीं है और किन्हीं का जवाब नहीं आया अभी तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, मुझे लगा आपको अब पता है, ठीक है। लेकिन एक राज है, सच बताइएगा, आप कहीं और पढ़े थे या हमसे ही सुने थे? मुझे तो लग रहा है आप और कहीं पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं तो हमसे सुने तो ईमानदारी से बता दीजिए। अथर्व वेद को हम लोग छोड़ देते हैं, है ना। अथर्व वेद को अगर हम लोग छोड़ दे, बाकी 3 वेद जो है उसे ही तरई कहते हैं। क्या कहते हैं, तरई कहते हैं। तो ये तरई में 3 वेद शामिल होते हैं, अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। अब हड़प्पा के क्षेत्र में जो हाथी दांत का पैमाना मिला है वो कहां से मिला है? वेरी गुड। पुराणों की संख्या 18 है, बिल्कुल सही बात, आप सबों का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छा। हाथी दांत कहां से मिला है? लोथल बंदरगाह से मिला है ना। लोथल कहां से मिला है? हाथी दांत का पैमाना लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता न पढ़े क्या? हमने एक सेशन रखा था जेपीएससी पीटी स्पेशल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस जेपीएससी सुनकर के बहुत सारे हमारे व्यूअर्स लोग जो है इस क्लास को नहीं देखे। क्यों नहीं देखे मैं जानता हूं, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं एलडीसी का तैयारी कर रहा हूं, उन्हें लगा मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा हूं, उन्हें लगा मैं उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहा हूं, तो फिर जेपीएससी वाले से लेना देना मेरा क्या है ना। ये लोगो लगा हुआ था जेपीएससी पीटी स्पेशल का, लेकिन ऐसा नहीं था, सभी को देखना चाहिए था। और जो नहीं देखे ईमानदारी से जाकर के इस क्लास को देखिए, पूरा का पूरा हमने हड़प्पा सभ्यता वहां पर पढ़ा रखा है। क्या किया है? हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रखा है पूरा एक क्लास में। क्रैश कोर्स आप लोग नाम सुने होंगे,
क्रैश कोर्स की तरह एक क्लास में समाप्त हो गया है, ठीक है। और वहां से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा मुझे हड़प्पा सभ्यता पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमने उसमें बताया है लोथल बंदरगाह से, है ना, लोथल से ये हाथी दांत के पैमाना जो है मिला है, 4, 8, 16 वाला स्केल। एक जुते हुए खेत की खोज की गई। अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता में एक जुता हुआ खेत मिला है। अब उसमें आपसे पूछा है कि ये कहां पर मिला है। तो जुता हुआ खेत शायद आपको पता कि हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी स्थल थी जहां पर मटर और सरसों उगाने के साक्ष्य या प्रमाण पता चलता है। और वो जो खेत था, है ना, उसमें इस तरह से खेत की जुताई हुई थी और इसका प्रमाण वहां पर मिलता है। लोग कहते हैं कि एक साल में 2 फसल उगाने की प्रथा रही होगी यहां पर। और वह क्षेत्र जो है कालीबंगा है। क्या है? कालीबंगा। तो आप सभी बताइए कालीबंगा कहां पर है, जल्दी से बताइए कालीबंगा कहां पर है। और 9th नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। सेशन पसंद आ रहा है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सवाल को पहले देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर दीजिए, है ना। आपका जब हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा, तो हर हाल में दुनिया का जो आप स्तर का तैयारी कर रहे हैं कहीं भी सेंटर दे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। वेरी गुड, राजस्थान में ही पड़ता है कालीबंगा, है ना। गणेशपुर संस्कृति राजस्थान में, कालीबंगा संस्कृति भी एक आ जाती है वहीं राजस्थान में, जो पूर्व हड़प्पा कालीन से रिलेट करता है गणेशपुर संस्कृति को। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा सवाल नेक्स्ट है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है ना। मानव के साथ जो कुत्ता दफनाने की प्रथा प्रचलन थी नवपाषाण काल में, उसमें से पूछा कि कहां से ऐसी मिली है। तो पाषाण काल आप सबसे पहले पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि पाषाण काल का साइट जरूर पढ़िएगा, उसका विशेषता जरूर पढ़िएगा। विशेषता में बेसिकली कौन कौन से चीजें पाई गई है और साइट कौन से क्षेत्र से क्या पाया गया। क्लियर? तो जब मानव के साथ कुत्ते दफनाने की बात आई तो ये बुर्ज होम से मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। अब बुर्ज होम जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, है ना। और जम्मू कश्मीर वाला एरिया में बुर्ज होम गर्तावास, गड्ढे खोद करके घर बनाते थे। तो उसी के आसपास में जो मानव दफनाने की प्रथा थी बुर्ज होम के पास, वहां पर कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था। ठीक है। टेन नंबर क्वेश्चन पढ़िए आराम से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये सवाल बहुत ही नवीनी है। ठीक है, क्या है? नवीनी है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, किनका क्वेश्चन सवाल है? अभिषेक जी का। अभिषेक जी का सवाल है कि कौन सा ऐसा वेद है जो 2 भागों में बटा हुआ था, पद्य और गद्य, है ना, कहानी और कविता दोनों लिखा हुआ था इस तरह से। तो आपको पता है कि पद्य और गद्य जो है अजुर्वेद दोनों भागों में मिला। शाम वेद भी पद्य और गद्य दोनों भागों में लिखा गया था, है ना। ध्यान रखिएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला, बिल्कुल आप सबों का जवाब गलत हो गया। केबीसी में रहिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये कहां से मिला है? तो लहुरा देव से मिला है। लहुरा देव कहां है? संत कबीर, यूपी के एक जिला है संत कबीर जिला। हाल ही में खुदाई हुआ, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में खुदाई होने के बाद
संत कबीर नामक जिले से लहुरा देव जो स्थान है वहां से मिला है। और ये लगभग 9050 है ना, बीसी से लेकर के 7000 बीसी के आसपास की बताई जाती है। कितना की? 7000। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है ये इनका प्रमाण जो है ये 7000 बीसी के आसपास है। ठीक है, तो जब अगर ऑप्शन में आपको लहुरा देव मिले तो लहुरा देव आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7000 से पहले 9050 आया, 8000 ईसा पूर्व के आसपास की घटना रही होगी। वो कहां है? लहुरा देव संत कबीर यूपी वाला क्षेत्र में, है ना। और जब लहुरा देव ना हो तो मेहरगढ़ याद रखिएगा। भारत में कोल्डिहुआ से भी मिला है ना, लेकिन ये लगभग 650 बीसी के आसपास, 6500 बीसी के आसपास का, ये काफी प्राचीन नहीं है, माने इन क्षेत्रों से बाद का माना जाता है जो चावल की भूसी मिला है। क्लियर? तो अब आपका क्या होगा आंसर? लहुरा देव होगा। और ये नई खोज है, आने वाले समय में हो सकता है आपको चकराने के लिए, आपको कंफ्यूजन के लिए पूछ दे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? देखिए आजाद हिंद फौज बंटवारा किया गया, आप जानते हैं कि जब अंतरिम सरकार की स्थापना किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। उन्होंने आजाद हिंद फौज को बंटवारा, मतलब कि अपने रेजिडेंटों को गांधी, उसके बाद नेहरू, आजाद हिंद फौज अलग अलग नामों से दिया। 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज एक अलग गठन किया गया, और उसमें प्रथम जो सेनापति का काम किया वो कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। वेरी गुड, आप सबों का जो जवाब आ रहा है बिल्कुल गलत। देखिए यही सब कंफ्यूजन होता है, और यही कंफ्यूजन जानबूझ करके आपके यहां उपस्थित करवाया गया है कि आप सवाल को जानते हैं, पर ध्यान से पढ़िए कि वो सवाल कहता क्या है। आपको लग रहा था कि आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, यही ना, लेकिन नहीं, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति के बारे में पूछा 1942 में जब ये बनाया गया, तो वो कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। तो ये सब गलतियां छोटी छोटी मत करना, बहुत सावधानी से आंसर करना। मैं बार बार आप सबों को कह रहा हूं, आज न कल आपका एग्जाम तो होगा ही होगा आने वाले समय में, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं का बराबर होगा, होगा ही होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ये वाला हमने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखता फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, है ना, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी दिमाग में रहेगा बार बार, तो ये सवाल आपके दिमाग में छपते चले जाएंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई तो कब हुई? शायद सभी लोगों को पता है कि जब 1939 के अधिवेशन में फिर से पटाभी सीतारामैया को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया दनादन। क्या किया? इस्तीफा देना शुरू कर दिया। शायद वो इस्तीफा का रीजन अलग अलग है, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी शायद हो रही थी, तो उस परिस्थिति में उसे भंग करने की भी कोशिश किया जा रहा था। तमाम तरीके की बातें आती है ना। और गांधी जी ने भी कहा कि पटाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्या किया उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। और आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। फिर 40 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ झारखंड में, है ना, विशेष अधिवेशन हुआ। और उसके बाद विशेष अधिवेशन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलने लगा था, तो विशेष अधिवेशन हो गया, और उसमें कलाम जी को बना दिया गया, है ना, क्या, मौलाना अबुल कलाम को बना दिया गया अध्यक्ष। और ये 6 साल तक लगभग रह गए थे, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त ना हुआ। आमिर ये कोई एक नया विभाग था, इस विभाग की स्थापना किसने किया था?
सबसे पहले आप सभी ध्यान रखिएगा कि अमीर ये कोई एक कृषि विभाग था। क्या था? कृषि विभाग था, है ना। और कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, कुमार अभिषेक जी कह रहे हैं मोहन सिंह पढ़ते थे, लेकिन कंफर्म नहीं थे। कोई बात नहीं, आज कंफर्म हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, हक ए सर्ब। हमने देखा शायद किसी का पीसीएस क्वेश्चन बैंक में ही देखा था, उसमें एक सीधा सीधा पूछा कि हक ये सर्ब क्या था। एक सवाल यहां से बनाया कि यह जो हक ये सर्ब है ये क्या था, है ना। सल्तनत काल में हक ये सर्ब क्या था, तो आपको यहां पर अर्थ समझना होगा। तो ध्यान रखिए कि हक ये सर्ब एक सिंचाई कर था, है ना, उसी को हक ये सर्ब कहा गया। अब हम लोग आते हैं अपना सवाल पर। हक ये सर्ब या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, एक एक करके क्लियर कर लीजिए बात को, ऐसा ना हो कि आने वाले जीवन में कभी तकलीफ दे आपको। अब हक ये सर्ब सिंचाई कर है, अर्थ समझ गए। अब इसे लागू किसने किया? तो हक ये सर्ब को लागू फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? हालांकि फिरोज शाह तुगलक बहुत बड़े जन कल्याणकारी कार्य किया, अस्पताल का निर्माण करवाया, खैरात का स्थापना किया, खैराती विभाग का, है ना। लेकिन इन्होंने सिंचाई व्यवस्था दी किसानों को, साथ साथ सिंचाई के लिए टैक्स लगाना शुरू कर दिया, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो ये दिल्ली सल्तनत में सिंचाई सुविधा देने के साथ साथ पहला शासक हुआ जिन्होंने कर भी लगा दिया। क्लियर? विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? अच्छा, यहां से हर एक सवाल बनते हैं और मैं मान करके चलता हूं कि जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं सारे के दिमाग में मैं जो भी सवाल करूं वो जवाब ऑटोमेटिकली देगा, मुझे पता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर वैसा है, हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो देखें, मैं अभी सवाल करता हूं वो जवाब देंगे। सबसे पहले हम लोग विजयनगर की बात कर ले। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1300, जल्दी से बताइए, 36 ईस्वी में। चलिए, दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था? जल्दी से बता दीजिए कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चल रहा था? ठीक, क्लियर बताइए। फिर 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। बहमनी साम्राज्य, है ना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, मतलब 1346 में। अब आपको बताना है कि भाई ये दोनों राज्य किसके शासनकाल में स्थापित किया गया। तो बहुत अच्छा, MBT साहब, वेरी गुड, मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा ना कि हमारे पुराने व्यूअर्स कोई हिचकेंगे नहीं, डायरेक्ट देंगे। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये स्थापना हुआ था, है ना। खैर, अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी की स्थापना किए थे। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? सवाल वही है, जवाब भी वही है, बस मतलब शब्द को घुमा फिरा करके सवाल बना दिया गया है ना। सेशन पसंद आ रहा है? एक बार सारे लोग हाथ उठा करके बताएं मुझे, ताकि मैं भी जान पाऊं आप लोगों की भावना कि सेशन पसंद आ रहा है। पसंद तब आता है जब सवाल मजेदार होती है, पसंद तब आता है जब बात विचार बढ़िया से होती है ना। कोई भी किसी को, अगर एक लड़का लड़की को पसंद तब करते हैं जब सामने वाले खूबसूरत हो, तब मन करता है उससे बात करें, और बात करने के बाद दोनों का तालमेल बढ़िया हो तो लगे कि कुछ देर और बात करें। ठीक है, उसी प्रकार से ये सवाल की घूंघट उठी है, तो आपको पता होगा कि हम जब सवाल का जवाब दे रहे हैं तो तालमेल अच्छा बैठ रही है ना, तभी सेशन पसंद आएगा। एक बार सारे लोग मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएंगे। हाँ, जाने वाले के लिए मार्ग खुला है, जाने दीजिए।
वेरी गुड। भारत में पोलो खेल का शुरुआत किसने किया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब कोई को पसंद आ रहा है, सब कोई ने जवाब भी बिल्कुल सही दिया। तुर्कों ने। तुर्कों ने कौन भाई? तो ऐबक साहब ने, है ना। ऐबक से समझ जाएंगे कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ऐबक साहब ने 1206 ईस्वी में गुलाम डायनेस्टी की स्थापना किया, गुलाम वंश की स्थापना किया, है ना। इसके पीछे भी बड़ा इतिहासकारों में विवाद चला कि मामलुक वंश कहे कि इलबरी वंश कहे या फिर गुलाम डायनेस्टी कहे, कोई बात नहीं। 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्यों भाई? यही पोलो खेलते खेलते गिर गया घोड़े से और गर्दनिए टेढ़ हो गया, मतलब मुड़िए भरे गिरा से मुड़िया ऐठा गया, और ऐठाने के बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूटी और वो अगले दिन मर गया, है ना। सांस नहीं ले पा रहा था तो मर गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हम हाल फिलहाल में अकबर के क्लास लिए हैं। किसका? अकबर का सेशन लिए हैं, उसमें से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, बहुत अच्छा लगा था मुझे। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे वो भी अच्छा लगा कि आपको वो जरूरत की चीजें नहीं थी आपके जीवन में, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? 1576 में। अब डेट बता दीजिए कोई, ताकि मुझे याद रहेगा कि आप ध्यान से पढ़े थे। हल्दी घाटी के युद्ध का डेट बता दीजिए। ईयर में बता दिया हूं, और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध, जिसको गोगुंदा की लड़ाई कहते हैं, गोगुंदा, है ना, गोगुंदा की लड़ाई कहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि अकबर और महाराणा प्रताप आजीवन एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए युद्ध की दृष्टि से, है ना। अकबर भी कभी महाराणा प्रताप के समक्ष आमना सामना का युद्ध नहीं किया, और महाराणा प्रताप भी कभी अकबर के समक्ष आमना सामना का युद्ध नहीं किया। सेनापतियों के माध्यम से अकबर युद्ध करवाता रहा, क्योंकि बैरम खां उसे बता दिया था कि जिस दिन अकबर के महाराणा प्रताप के सामने जाओगे उस दिन आपको सर कलम कर दिया जाएगा। खैर, अब यहां युद्ध हो रहा है, गोगुंदा की लड़ाई। तो मुगल सेना में सेनापति मानसिंह है, मानसिंह है, और असफ खां है। कौन है? असफ खां। याद रखेंगे, याद रहेगा आप सबों को। लेकिन महाराणा प्रताप के बाद बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। आपको यह भी पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, लेकिन हकीम खान ने उसे जान बचा करके किसी सुरक्षित स्थान पर लाया, और एक इसका मित्र था, झाला सिंह सरदार था, है ना। और झाला सिंह सरदार प्रताप के हूबहू उम्र का थे, कद काठी सेम था। तो उन्होंने उसके कवच और तलवार लेकर के युद्ध में चला गया। लोगों को लगा कि महाराणा प्रताप अभी तक युद्ध कर रहा है, और महाराणा प्रताप वहां से भाग गया था, फिर अपना चावंद में जाकर के राजधानी को बसाया था। ठीक है, ध्यान में रहेगा सारी बातें, मुझे पता है नहीं रहेगा, अगर रह जाएगा तो फिर कल से आप हमारे सेशन को नहीं देखेंगे, है ना। जितनी चीज हम बता रहे हैं और सारा दिमाग में आपका रह जाए तो फिर कल से मेरा जरूरत होगा नहीं आपको। क्या जरूरत होगा? ईमानदारी से बोलिए, नहीं होगा। इसलिए हम जानबूझ करके ऐसा बताते हैं ताकि आपके दिमाग में ना रहे, है ना। तभी तो डर से मेरे सामने लाइव में जुड़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे। चलिए, अभी वीरा जी कह रहे हैं जितना उनके भाले का वजन था उतना तो प्रताप का वजन ही नहीं था, सूखा हुआ व्यक्ति था। खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? 18 नंबर का जवाब दीजिए। MP चंदेल वंश। वेरी गुड कलुआ जी, बहुत अच्छा, आप ही का मुझे दिखा, और सारे लोगों का भी है। चंदेल वंश ने बनवाया था, है ना। 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के आसपास, सॉरी 930 होगा ना, ध्यान रख दीजिएगा। 930 से लेकर के 1050 के बीच में इस खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें चंदेल शासकों ने अपना योगदान दिया था। ठीक है,
और उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। हो सकता है आपसे सवाल कर दे कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है, तो खजुराहो के मंदिर में है ना। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन, न्याय दर्शन एकदम आंख बंद करके बताइए। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग्य दर्शन, मीमांसा, आंख बंद करके बताइए ताकि लगे कि एकदम बिल्कुल सही जवाब है सारे चीजों का। न्याय दर्शन गौतम मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद का जनक कनाद मुनि, मीमांसा के जनक जैमिनी। कौन है? जैमिनी, है ना। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास ने एक से एक नाटक की रचना किया है। कालिदास एक से एक नाटक की रचना की, बहुत मजा आता है इसके नाटक पढ़ने में। मालविका अग्निमित्र हो, मेघदूतम हो। मेघदूतम जब पढ़िएगा तो मेघदूतम में कहानी क्या है बेसिकली देखिएगा कि वो जब अपने प्रेमिका को याद करता है ना, तो प्रेमिका को याद करता है, 6 मास बीत जाता है, बरसात का मौसम आ जाता है, तो वो सोचता है अब हम अपने प्रेमिका के पास कैसे संदेश भेजे। एक पर्वत पर रहता है और फिर बादल से कहता है कि तुम मेरा संदेश ले जाओ। मेघदूतम का कहानी यही है। मेघ, मेघ मतलब बादल वाला। तो मेघ के सहायता से संदेश भेजता है, उसमें कहता है कि बताओ कैसे पहचानेंगे हम आपके प्रेमिका के। भाई हमको ना कभी मिलाए हो, दोस्त होता है ना। देखिएगा कि दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कहानी चली है कंसेप्ट पूरे दुनिया में, तो उसमें गर्ल के साथ भी उसका सहेली और बॉयज के साथ भी उसका दोस्त होता है। तो ये 4 आदमी कम से कम जानते हैं, उधर की समस्या इधर और इधर की समस्या उधर सॉल्व करने के लिए जरूरी होता है। उसमें बहुत अच्छा से वर्णन करता है अपने प्रेमिका के बारे में, और मेघदूतम की कहानी यही है। फिर पूरी कहानी बाद में सुनिएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, है ना, विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। 9 रत्नों में से एक था। क्या था? 9 रत्नों में से एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी गुड, सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है। आप लोगों का इतिहास लग रहा है बिल्कुल सुधर गया है। बस रेगुलर कंटिन्यूटी बना लीजिए ना, 1-1.5 महीना। मैं सारे लोगों को कह रहा हूं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बाद में देखते हैं, कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहिए। अगर इतिहास में आप खुद दूसरे को ना पढ़ाने लगे तो मुझे कहिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देती है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये राजा खारवेल का है। किसका है? राजा खारवेल का है। राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख ऐसा अभिलेख है कि इसमें कोई तिथि वगैरह का वर्णन नहीं है। यह तिथि वाला एक ऐसा अभिलेख राजा खारवेल का है ना। विक्रम एवं शक संवतों में कितने दिनों की अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है और एक ही झटके में लगभग सारे चीज समझ जाएंगे। मैं बताता हूं और इसे यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी अगर इधर उधर कोई बुला रहा होगा तो मत जाइएगा, है ना, समझ लीजिएगा। यहां हम लोग ईसा मसीह को कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर ईसा मसीह से पहले बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इधर क्या होता है? 1 2 3 4 इस तरह से होता है, सारा माइनस में जाता है और इधर 0 आकर के 1 2 3 4। शायद आप लोग मैथ बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे बहुत कम आती है मैथ, कोई बात नहीं। अब यहां पर आते आते एक जगह मिलेगा विक्रम संवत। क्या मिलेगा? विक्रम संवत, है ना। तो विक्रम संवत की जगह मिलेगा और इस विक्रम संवत की तिथि देखे आप तो 57 है। कितना है? 57। तो ये ऑटोमेटिकली बीसी हो जाएगा, है ना, माइनस में है। और फिर इधर आते आते आपको एक जगह मिलेगा शक। क्या मिलेगा? शक संवत। और यहां आएंगे तो 78 मिलेगा। कितना मिलेगा? 78 मिलेगा, है ना, 78 एडी। तो उधर ईस्वी में हो गया, इधर ईसापुर में। अब बताइए इसमें हम लोगों को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है या कुछ और करना है?
तो इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस देखेंगे तो घटाते घटाते यहां तक आना होगा, फिर यहां से बढ़ करके यहां तक जाना होगा। सबसे साधारण और सीधा और सरल उपाय है समझने का, है ना। तो अगर हम यहां से गिनते जाएंगे, इस तरह से गिनते जाएंगे तो 57 घटेगा, फिर 78 उधर से गिनेंगे तो 57 और 78 को हम जोड़ देते हैं सीधा सीधे। तो 8 7 15, 7 5 12, 1 13, कितना वर्ष हो गया? 135 वर्ष। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे लोग मुझे बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? ईसा पूर्व और ये ईस्वी निकालने के लिए यस या नो? हाँ जोड़ेंगे, बहुत बार पूछेगा। अब आपको हम बता दे, इसी में से आपको हम पूछ दे कि बताइए शक संवत के अनुसार, देखिए कैसे सवाल बनाएगा। शक संवत है ना, संवत के अनुसार 2000 अभी 22 चल रहा है, 2022 कितना होगा? तो अब हम यहां बताइए हम लोग क्या करेंगे। शक संवत के अनुसार अगर हम 2022 की बात करते हैं तो वहां पर हमारा कितना चला जाएगा? तो देखिए हम लोग शक संवत के अनुसार 1 2 यहां से गिनते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। 1 2 यहां से गिनते हैं, लेकिन हम लोग ये 2022 जो गिन रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो तो हमारा यहां से 1 2 गिन रहा है, तो यहां तो हमारा 78 का डिफरेंस है भाई, है ना, 78 का डिफरेंस। तो शक संवत में 78 आगे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? 78 आगे चला जाएगा। तो 2022 और इसमें 78 जोड़ दीजिए, 8 2 10, 7 2 9, 1 10, 1 0, और यहां पर कितना हो जाएगा? सॉरी 7 2 9 1 10 के 0, और फिर यहां 1 हो जाएगा और यहां 2, तो ये हो जाएगा 2100। क्लियर? समझ पा रहे हैं? एकदम बनाना आसान है, बस ध्यान रखिए कि हम लोग हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ईस्वी वाला गिनता है 2022 2023 है ना, या 1790 1890, वो हमारा यहां से काउंटिंग होता है। और हमारा शक संवत का कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, यहां से 1 2 गिनते हैं सॉरी 1 2 वहां से गिनते हैं, ठीक है। अब इसी में आपको पूछेगा बताइए कि विक्रम संवत के अनुसार 2022 की तिथि क्या होगी? फटाफट आप लोग बता दीजिए मुझे कैलकुलेट करके। विक्रम संवत के अनुसार 2022 की तिथि क्या होगी? जल्दी से बताइए। सवाल बड़ा जबरदस्त है, शायद आप सभी पहली बार सुने होंगे। हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, है ना। अब उसमें से बेसिकली पूछा है कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने इस सिक्के को जारी किया था। तो हम लोग पढ़े हैं कि सातवाहनों ने, भारतीय शासक सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, है ना। लेकिन यहां पर हमें दिखा कि हिंद यवन पहले शीशे के सिक्के जारी करने वाले हुए। इसमें से पहला कौन हुआ? वेरी गुड, कुछ कुछ लोगों का जवाब आना शुरू हो गया है। 2022, और ये आपको विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? विक्रम संवत, ठीक है। तो विक्रम संवत के अनुसार कन्वर्ट करना है भाई। हम लोग तो 57 आगे बढ़कर के गिन रहे हैं, यहां से गिनेंगे तो हम लोगों को तो और घटना होगा। क्या करना होगा? घटना होगा। कितना? 57। अब 57 घटाइए तो कितना आएगा? 5, 12 में से यहां से लेंगे तो 7 12 होगा ना, एक सेकेंड, 12 में से 7 गया तो 5, यहां बच गया 1, फिर 11 होगा, 11 में से 5 गया 6, यहां बच गया 9, तो 9 हो जाएगा 1, 1965। वेरी गुड, किसका जवाब मुझे दिखाई दिया था? 1965 बुद्ध जी का। वेरी गुड। और सभी लोग ट्राई कीजिए, सभी लोग इसको घटाइए बढ़ाइए। सवाल कभी ना कभी आपसे पूछ सकता है कि 2022 शक संवत के अनुसार बताइए कितना होगा तिथि, या फिर आपसे पूछेगा कि विक्रम संवत के अनुसार कितना होगा तिथि। एक सवाल सीधा आपको ये चेक कर लेगा कि आपको शक संवत और विक्रम संवत की तिथि याद है कि नहीं याद है, ठीक है। स्ट्रैटो द्वितीय किसने जारी किया था? स्ट्रैटो द्वितीय ने जारी किया था शीशे के सिक्के। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? जल्दी से बताइए। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में स्थनीज किया?
हाँ बिल्कुल, सभी लोगों का बिल्कुल, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आता है ना तो आप सभी तुरंत ऐसे लाइन बनाइएगा एग्जाम में, रफ कॉपी तो कहीं ना कहीं मिलेगा, पेज मिलेगा, और यहाँ जीरो कर दीजिएगा, इधर माइनस और इधर प्लस वाला कीजिएगा। और समझिएगा कि हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। यहां से अगर विक्रम संवत में पूछे तो प्लस, यहां पर माइनस कर देंगे, उसमें क्या करेंगे माइनस, और यहां से पूछे तो प्लस कर देंगे। ठीक, बस इतना ही करना है, कभी दिक्कत नहीं आएगा। और दोनों में डिफरेंस पूछे तो 135 रट लीजिए अपने जुबान पर, याद रहेगा। फटाफट बताइए, 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 7। बहुत सारे लोगों का 6 आ रहा है, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है ना। 7 भागों में विभाजित किया था और उन्होंने बताया था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य था, है ना। वह किसके दरबार से संबंधित था? देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक अवंती का राजा था। अवंती का राजा शायद आपको याद होगा, उस राजा का नाम था चंड प्रदोत। ठीक है, चंड प्रदोत अवंती का राजा था, और ये मगध के राजा के साथ बड़ा अच्छा मित्रता थी। क्या थी? मगध के राजा के साथ बहुत अच्छा दोस्ती था। उस समय आपको चेक करना है कि ध्यान में रखना है कि कौन सा राजा थे। और ये चंड प्रदोत बीमार पड़ गया और कसम खा लिया था कि हम किसी भी तरह से अपना इलाज नहीं करवाएंगे, किसी वैदिक, है ना, आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमें जीना होगा तो जी लेंगे, मरना होगा तो मर जाएंगे। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो इसका मित्र था बिंबिसार, उसे लगा कि चंड प्रदोत को बचाना जरूरी है। किससे लगा? बिंबिसार को। तो बिंबिसार के दरबार में एक जीवक नाम का वैद्य रहता था, बहुत प्रसिद्ध था, और जीवक के पास अपनी समस्या को लेकर के गया और बताया कि देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करें। वो तो आयुर्वेद लेना ही नहीं चाहता, किसी प्रकार के मेडिसिन लेना नहीं चाहता है, और उसे इलाज कैसे किया जाए, उसको बचना जरूरी है, नहीं तो मगध की खतरा बढ़ेगी। भाई आने वाले समय में तो हो सकता है अवंती और मगध उलझ जाए। तो जीवक ने कहा कि मुझे वहां जाने दीजिए। जाने के बाद चंड प्रदोत के यहां गया, और जीवक जब पहुंचा उसके राज दरबार में, तो जीवक कहा कि तुम मेरी इलाज कैसे करोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा चंड प्रदोत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि आपको मैं एक पुस्तक दूंगा, उस पुस्तक को पढ़िएगा, 1 महीने के अंदर आप ठीक हो जाइएगा। बोला बहुत अच्छा बात है, अगर पढ़ने से मेरी बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं पुस्तक को पढ़ूंगा, है ना, लेकिन किसी प्रकार के मेडिसिन नहीं लूंगा। उन्होंने क्या किया जीवक ने कि उस पुस्तक के पेज में आयुर्वेदिक का लेप लगा दिया, पूरा पेज में लगा दिया, ऐसा लगा दिया कि दिखे ना। और जीवक जो था वो जब पढ़ता था, पहले के लोग भी देखेंगे तो पढ़ते समय पेज को उलटते समय अपने जीभ में उंगली को सटाता था, है ना। अब जीभ में उंगली सटाया, फिर पेज उल्टा, फिर सटाया, फिर पेज उल्टा, तो उससे दवाई का असर उसके शरीर पर होने लगा और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। दांडी मार्च, नमक यात्रा, है ना, नमक यात्रा। बताइए जो गांधी जी ने शुरुआत की वो कब की थी? हाँ, चाट करके, वेरी गुड। दांडी मार्च बहुत कंफ्यूजन वाला डेट है, और आप सबों का जवाब नहीं आया है, शायद भेजे होंगे, मैं नहीं देख पाया हूं, है ना। हल्दी घाटी का युद्ध का डेट था, तो मैं बता देता हूं। खैर इसको पहले देखिए, 12 मार्च को शुरुआत हुआ, 26 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया, है ना। 78 अनुयायी इसके साथ चले। साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात, कहां पर? साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे, है ना, कहां पहुंचे? दांडी। और 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, गांधी जी की दूसरी आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद। ठीक है, समझ गए? मुझे लगता है समझ गए। स्वराज पार्टी को के संस्थापक कौन थे? देखिए 18 मई, लिख लीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 मई 1576, ये है हल्दी घाटी के युद्ध का डेट। ठीक है, 18 मई 1576 हल्दी घाटी के युद्ध का डेट है। स्वराज पार्टी का गठन 1900
1922, है ना। कहां पर भाई? गया अधिवेशन हुआ। तो गया अधिवेशन में क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा घटना हुआ। चौरी चौरा घटना हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। गया अधिवेशन में एक नई पार्टी बनाने की योजना बनाई और स्वराज पार्टी के गठन कर दिए। क्लियर? एक बार में इतना समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। 1946 में जब अंतिम सरकार की गठन हो रही थी तो उस समय बताइए राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से विभाग सौंपे गए थे? देखिए, हमने एक बीपीएससी, यही है 67वां क्वेश्चन चलाया जो पूछा था और वह रद्द भी हो चुका था। शायद उसमें बहुत सारे लोगों ने बीपीएससी वाला सेशन नहीं देखा। देखना चाहिए, अगल बगल की माहौल को जांचना चाहिए कि क्या चल रही है ना। जब आप युद्ध में जा रहे हैं तो कौन सा हथियार अगल बगल वाले लोग प्रयोग कर रहे हैं उसको पता करना चाहिए। तो अगर आप झारखंड में सीजीएल के एग्जाम देने जा रहे हैं, एलडीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भाई आस पड़ोस राज्य में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या इतिहास का सवाल पूछा जा रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। यही सोच करके हम आपके बीच में ये सवाल का सेशन लेकर के आए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने यह धारणा बना लिया कि मैं बीपीएससी का तैयारी कभी जीवन में नहीं किया तो मुझे क्या मतलब है कि बीपीएससी का जो सेशन स्पेशल चल रहा है उसे देखें, है ना। बहुत सारे लोगों ने यह धारणा बना रखा था। ईमानदारी से बताइए कितने लोग नहीं देखे हैं बीपीएससी वाला सेशन को? एकदम ईमानदारी से बताइए, बेहिचक बताइए, है ना। ऐसा मत सोचिए कि भाई इंसल्ट होगा यहां पर, मैंने बता दिया हमने नहीं देखा। कोई तकलीफ नहीं। हम कहें कि आसपास देखिए कौन सा हथियार यूज हो रहा है युद्ध में, उसका अनुभव लीजिए ताकि एग्जाम में आने वाले समय में आपका वो अनुभव काम आ जाए। ठीक। खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास, सॉरी हाँ राजेंद्र प्रसाद के पास, है ना। बिल्कुल बताइए कौन कौन बीपीएससी नहीं देखा, और जो जो नहीं देखे हैं वो सभी कोई जाकर के देखिए। पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था और हमने सभी का एक्सप्लेन कर दिया है, सभी के बारे में बता दिया है, और हमने ये भी बताया कि देखिए कैसे सवाल पूछते हैं पीसीएस पे। चलिए, तो जो जो नहीं देखे हैं देखिए, मैं तो यही कहूंगा, बाकी आपकी इच्छा भाई, देखना ना देखना। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन के लिए चला, 9 दिसंबर 1946 से 11 दिसंबर 1946 तक। फिर 11 दिसंबर के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रहेगा, रहेगा, रखना भी चाहिए। क्लियर? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में आप सबों से मैं जानना चाहता हूं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है करियर फाउंडेशन में, शायद हिस्ट्री के पीडीएफ में आंसर की नहीं रहता है। किन्हीं को शिकायत है? एकदम ईमानदारी से बोलिए, जितने भी लोग हमारे साथ 100 के आसपास जुड़े हैं, हिस्ट्री के पीडीएफ वाले क्वेश्चन में आंसर की नहीं रहता है। करियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, आपको ये वाला पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा, बिल्कुल फ्री, है ना। करियर फाउंडेशन टेलीग्राम, वहां पर किसी प्रकार से आपको चार्जेबल नहीं किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हिस्ट्री वाला में आंसर नहीं रहता है। किन्हीं को तकलीफ, किन्हीं को पेट में दर्द, किन्हीं को माथे में दर्द, तो कब आया था? मार्च 1942। डेट अगर रियल पूछे तो 23 मार्च, क्या होगा हमारा? 23 मार्च 1942 को कैबिनेट मिशन जो है वह भारत पहुंचा था। ठीक, सॉरी, कैबिनेट मिशन नहीं, ये तो क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आप सभी भी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च।
तो कैबिनेट मिशन हमारा आया था कब? 1947 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, आंसर हमारा ई होगा। आंसर हमारा ई होगा। क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, और कैबिनेट मिशन वेवेल योजना के बाद आया था, है ना। 3 जून प्लान इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 जून प्लान। ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए, बाय मिस्टेक, है ना। आप सभी यहीं पर सुधार लीजिए। कैबिनेट मिशन वेवेल योजना के बाद आया। वेवेल योजना 46 में आया, कैबिनेट मिशन 47 में आया, और फिर अंतरिम सरकार की गठन हो गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन का ये लास्ट सवाल था। अभी वीरा जी कह रहे हैं हाँ, अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए पीडीएफ में, नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत में नहीं। ठीक है, अच्छा 1946 में आया था। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आज का सेशन रहा। कैसा लगा आप सबों को हिस्ट्री का सेशन? एक बार मुझे बताएं जल्दी से। और जो जो अब तक लाइक बटन नहीं दबाया है, अब तो अपने प्यारे प्यारे अंगूठे से, उंगली से दबा दीजिए भाई लाइक बटन को, और जाते जाते शेयर को शेयर कर लीजिएगा सेशन को। बाय द वे, किसी प्रकार से कंफ्यूजन हुआ हो, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो, किसी तरह का पेट दर्द हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय को दीजिएगा। उसकी दवाई, उसकी उपचार, उसकी व्यवस्था हम करेंगे अगले सेशन में। कोशिश करेंगे आपके द्वारा पूछा गया जो भी सवाल है उस पर खरे उतरे, है ना। तो सारे लोग एक बार जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, ईमानदारी से भाई लाइक बटन दबा लीजिए और सेशन को शेयर कर लीजिए। और सभी को मैंने कहा कि बीपीएससी जो 67वां हमने सेशन चलाया क्वेश्चन का, उसको आप सभी जरूर देख लीजिए। क्या कीजिए? आप सभी जरूर देख लीजिए। और जेपीएससी, है ना, पीटी का जो हमने चलाया था स्पेशल क्लास, क्या चलाया था? स्पेशल क्लास, जिसमें हड़प्पा सभ्यता बेसिकली पढ़ाया है। ये 2 क्लास आप अपने जीवन में जरूर देख लीजिए। यही आपके करियर फाउंडेशन के ही चैनल, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तुरंत मिल जाएगा, 1 सप्ताह पहले का होगा ये सेशन। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सुप्रिया जी। अभी क्लास होंगे शायद खोरठा का क्लास, सर आ गए होंगे, है ना। तो समय भी हो चुका है, फिर खोरठा का क्लास में आप सभी जुड़िए और एंजॉय कीजिए। और नहीं होगा क्लास तो फिर आपको टेलीग्राम में सूचित भी कर दिया जाएगा। खैर, लगता है होगा क्लास, है ना। अच्छा, दीपांकर जी कह रहे हैं सर आंसर की भी दे दीजिए, कभी कभी क्लास छूट जाता है। तो देखिए, पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्लास को देखिए। सेशन आपके साथ हम 1 घंटा चर्चा करते हैं, उस सेशन को देखिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में आपका जो भी परेशानी है या दिक्कत है आप लिख दीजिए। हमने कहा कि आपके हर एक सवाल पर खरे उतरेंगे जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं ले। और आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, करियर फाउंडेशन टीम के साथ एकदम दिल से जुड़े हैं आप, तो भाई हम लोग भी आपके साथ दिल से जुड़े हैं। आपको उस मंजिल तक पहुंचा करके ही दम लेंगे, पहुंचा करके ही सांस लेंगे, है ना। आप कितना समर्पित होते हैं करियर फाउंडेशन के लिए, अपने मंजिल को पाने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी बातें तो ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा कहने से भाई आप खुद समझदार हैं, आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं ही कहना चाहिए, वही उचित है। हाँ, कोई बात नहीं। तो सारे लोगों को मेरे ओर से गुड नाइट। और जाते जाते मैं कहता हूं कि किसी तरह से समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगले सेशन में जुड़ेंगे। हमारा कल फिर अगला सेशन होगा, है ना। रेगुलर जुड़िए ना, 1.5-2 महीना 3 महीना, आपको इतिहास में कहीं डर नहीं लगेगा। मैं वादे और दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सभी को एक साथ।